हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल वर्ल्ड हिस्ट्री में। आज हम पढ़ने वाले हैं मेटरनिक व्यवस्था। जिन्हें नहीं पता उन्हें मैं बता दूं, हम हिस्ट्री ऑनर्स के कोर 2 का सिलेबस कवर कर रहे हैं, जिसमें हमने ऑलरेडी 4 चैप्टर पढ़ लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं 5th चैप्टर मेटरनिक व्यवस्था। वियना कांग्रेस और यूरोपीय व्यवस्था के बाद यूरोप की राजनीति में मेटरनिक का प्रवेश होता है और मेटरनिक के आने से राजनीति पूरी तरह से बदल जाती है। तो हम पढ़ेंगे मेटरनिक व्यवस्था क्या था और क्यों 1815 से 1848 तक के युग को मेटरनिक युग कहा जाता है। तो आइए स्टार्ट करते हैं चैप्टर को विदाउट एनी डिले। मेटरनिक युग। ऑस्ट्रिया का चांसलर मेटरनिक, जिसका पूरा नाम काउंट क्लेमेंस वान मेटरनिक था, जो 1815 से 1848 तक न केवल ऑस्ट्रिया बल्कि संपूर्ण यूरोप का सबसे प्रभावशाली राजनीतिज्ञ था। इसी कारण 1815 से 1848 का काल यूरोप में मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। तो मेटरनिक कौन था? वह ऑस्ट्रिया का चांसलर था और उसके वजह से पूरी राजनीति में बदलाव आ गया था। इसी कारण से, उसके प्रभावों के कारण से 1815 से 1848 के काल को मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। ऑस्ट्रिया का सम्राट फ्रांसिस प्रथम किसी भी तरह के परिवर्तन का विरोधी था। इस काल में मेटरनिक जैसे प्रतिक्रियावादी व्यक्ति का महत्व होना स्वाभाविक था। तो मेटरनिक कैसा था? मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था और वह यूरोप में पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना चाहता था। वह किसी भी प्रकार के परिवर्तन के खिलाफ था और इसी में उसने ऑस्ट्रिया के शासक फ्रांसिस का साथ दिया। इस युग में मेटरनिक की नीति तथा विचारधारा का प्रभाव यूरोप की राजनीति एवं घटनाक्रम में बहुत अधिक रहा। जैसा कि हमने पहले ही पढ़ा, इस काल को मेटरनिक युग कहा जाता है। तो ये तो ऑब्वियस है कि वहाँ उसका प्रभाव बहुत अधिक रहा होगा, तभी इसे मेटरनिक युग के नाम से जाना जाता है। आगे है जीवन परिचय। क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने वालों में मेटरनिक का नाम सर्वप्रथम है। जैसा कि मैंने पहले भी बताया, मेटरनिक प्रतिक्रियावादी था और वह पुरातन व्यवस्था को कायम रखना चाहता था। तो क्रांति के विरुद्ध प्रतिक्रिया करने वाले मेटरनिक का नाम सर्वप्रथम है। मेटरनिक का जन्म 15 मई 1773 ईस्वी को ऑस्ट्रिया के कुलीन घराने में हुआ था। उसके पिता ऑस्ट्रिया के सम्राट की सेवा में उच्च अधिकारी थे। 1795 में उसका विवाह ऑस्ट्रिया के चांसलर प्रिंस कनिज की पौत्री से हुआ था। इस विवाह से उसकी सामाजिक एवं राजनीतिक प्रतिष्ठा में वृद्धि हुई। 1801 से 1806 के बीच उसे एशिया, फ्रांस तथा रूस में राजदूत नियुक्त किया गया। 1809 में वह ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री बनाया गया। 1809 से 1813 के बीच उसने नेपोलियन से ऑस्ट्रिया की रक्षा की तथा ऑस्ट्रिया को यूरोप का राजनीतिक केंद्र बना दिया। उसके प्रतिक्रियावादी नीति के विरुद्ध उदारवादियों ने वियना के महल को चारों तरफ से घेर लिया और मेटरनिक की नाश हो के नारे लगाए। इससे मेटरनिक इंग्लैंड भाग गया और वहाँ 1859 में उसकी मृत्यु हो गई। तो इस प्रकार से हमने उसका जीवन देखा, किस प्रकार से वह रूस का, फ्रांस का, किस प्रकार से वह विदेश मंत्री बना, ऑस्ट्रिया का विदेश मंत्री बना और रूस, फ्रांस में उसे राजदूत नियुक्त किया गया। आगे है मेटरनिक युग की विशेषताएं। मेटरनिक युग में क्या क्या परिवर्तन हुए, क्या क्या विशेषताएं थी। पहला है क्रांतिकारी भावनाओं तथा आंदोलन को सब तरीकों से रोकना व दमन करना। तो मेटरनिक का मेन मोटिव था कि ऑस्ट्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो, परिवर्तन ना हो। इसके लिए उसने क्या किया? क्रांतिकारी भावनाओं तथा आंदोलन को हर प्रकार से रोकने का प्रयास किया। दूसरा है सुधारों और प्रगति को बीमारी समझकर इलाज करना। तीसरा है निरंकुश सरकारों को बनाए रखना। चौथा है स्वेच्छाचारी सरकारों को संगठित करना, जिससे सब मिलकर स्वतंत्र और क्रांतिकारी आंदोलन को कुचल डाले। पांचवा है प्रेस, विश्वविद्यालयों, शिक्षा संस्थानों तथा जुलूसों पर पाबंदी करना। छठा है लोकतंत्रात्मक एवं राष्ट्रीय आंदोलन को कुचलने हेतु अन्य राज्यों के मामले में हस्तक्षेप करना। तो ये थे मेटरनिक युग की कुछ विशेषताएं थी।
और ये सब करने के पीछे बस एक रीज़न था कि ऑस्ट्रिया में किसी भी प्रकार का बदलाव ना हो और उनकी जो प्रतिष्ठा है यानी कि सम्राट फ्रांसिस और मेटरनिक की जो प्रतिष्ठा थी वो बरकरार रहे। क्योंकि अगर लोगों में अगर जागरूकता आ जाती तो लोग अपनी स्वतंत्रता की मांग करते, अपने अधिकारों की मांग करते। और फ्रांसिस और मेटरनिक दोनों ही ये नहीं चाहते थे कि ऑस्ट्रिया के लोग यानी कि ऑस्ट्रिया में प्रजातंत्र आए। वे निरंकुशता को बनाए रखना चाहते थे। तो इसीलिए उन्होंने क्या किया, सभी चीज़ों पर दबाव डालना शुरू कर दिया। आगे हम देखेंगे मेटरनिक की गृह नीति। मेटरनिक ने ऑस्ट्रिया के अंदर क्या क्या नीतियाँ अपनाई थी। ऑस्ट्रियन साम्राज्य के अंतर्गत अनेक जातियाँ, भाषाएं, धर्म, संस्कृति और राष्ट्रीयताएं थे। इनमें फ्रेंच क्रांति, अमेरिकी क्रांति और नेपोलियन के कारण स्वतंत्रता की भावनाएं उत्पन्न होने लगी थी। इन सब को देखकर मेटरनिक ने जो गृह नीति अपनाई वह इस प्रकार है। तो जैसा कि मैंने कहा कि अन्य देशों में या फिर जो बाहरी क्षेत्रों में जो प्रभाव यानी कि क्रांतियाँ हो रही थी उसका प्रभाव ऑस्ट्रिया के लोगों पर भी पड़ने लगा था और समय के साथ वो भी जागरूक होने लगे थे। तो इसी को देखते हुए मेटरनिक ने जब यह देखा कि लोग आगे चलकर स्वतंत्रता की मांग कर सकते हैं तो इसीलिए उसने कुछ अपनी नीतियाँ बनाई जो इस प्रकार हैं। पहला है राष्ट्रीयता की भावना का विरोध और दमन। ऑस्ट्रिया एक बहुजातीय वाला राष्ट्र था। इनकी भाषा और धर्म अलग अलग थे। इस साम्राज्य का विकास राष्ट्रीयता के आधार पर करना संभव नहीं था। मेटरनिक का मानना था कि यदि राष्ट्रीयता की भावना को प्रोत्साहन दिया जाए तो साम्राज्य कई टुकड़ों में बिखर जाएगा। ऑस्ट्रिया का शासक फ्रांसिस भी इस बात को समझता था कि राज्य की जड़ें खोखली हो चुकी है। उसने कहा था, मेरा साम्राज्य एक दीमक लगे हुए भवन के समान है। इस खोखली स्थिति में मेटरनिक जैसा प्रतिक्रियावादी कूटनीतिज्ञ साम्राज्य को सुरक्षित बनाए रखने के लिए राष्ट्रीयता की भावना का विरोध करना उचित समझता था। उसने फूट डालो और शासन करो की नीति का पालन किया। तो मेटरनिक और फ्रांसिस दोनों ही यह समझते थे कि क्योंकि ऑस्ट्रिया वहाँ बहुत सारे अलग अलग धर्म के लोग थे, अलग अलग राष्ट्रीयता वाले लोग थे। तो उनका मानना था कि अगर राष्ट्रीयता के आधार पर अगर बांटा जाए, अगर ऑस्ट्रिया के लोगों को स्वतंत्रता दी जाए तो यह बहुत टुकड़ों में बिखर जाएगा। और वहाँ के शासक फ्रांसिस का ये भी मानना था कि उसका साम्राज्य दीमक की तरह हो चुका है। तो उन्होंने इसका विरोध यानी कि राष्ट्रीयता की भावनाओं का विरोध करना ही उचित समझा और इसी को उन्होंने लागू भी किया। दूसरा है यथास्थिति बनाए रखना, यानी कि यथास्थिति का अर्थ है पूर्ण व्यवस्था को बनाए रखना या फिर प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखना। जैसा कि मैंने पहले ही बताया, उसका मोटिव ही यही था कि पुरातन व्यवस्था को बनाए रखा जाए और किसी प्रकार का कोई परिवर्तन नहीं किया जाए। क्रांतिकारी तो संपूर्ण निरंकुश राजतंत्र प्रणाली को चुनौती दे रहे थे और ऑस्ट्रिया की सामाजिक व्यवस्था सामंतवाद पर तथा सामान्य जनता के शोषण पर टिकी हुई थी। किसानों पर अत्याचार, बेकार करारोपण, बेकारी आदि से सामंतों को लाभ होता था। तो क्रांतिकारी जो थे वो संपूर्ण निरंकुश राजतंत्र प्रणाली को चुनौती दे रहे थे। मतलब वो हर संभव प्रयास कर रहे थे, क्रांति करने का प्रयास कर रहे थे, परंतु फ्रांसिस और मेटरनिक जो थे वो हर संभव क्रांतियों को, विद्रोहों को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जैसा कि प्राचीन व्यवस्था में हमने सामंतवाद देखा है और उसमें क्या होता था, शासक को काफ़ी फ़ायदा होता था। अब वे नहीं चाहते थे कि उनकी प्रतिष्ठा में कोई कमी आए या उनके ऐशो आराम की ज़िंदगी उनसे छिन जाए। इसी कारण वे प्राचीन व्यवस्था को, पुरातन व्यवस्था को बनाए रखना चाहते थे। इसीलिए वे प्रजातंत्र के विरोधी थे। इन कारणों से देवी सिद्धांत, अराजकता आदि के झूठे तर्क देकर यथास्थिति बनाए रखना चाहते थे। मेटरनिक का सारा जीवन इसी प्रयत्न में चला गया, परंतु मेटरनिक कभी भी सामान्य जनता का मित्र नहीं बन पाया तथा जनशक्ति उससे अधिक शक्तिशाली सिद्ध हुई। आखिर कब तक किसी को दबाया जा सकता है? कभी ना कभी वो गुस्सा, लोगों का वो गुस्सा, वो अंदर में जो ज्वाला जल रही थी वो कभी ना कभी तो बाहर आता ही है। तो वही ऑस्ट्रिया में भी हुआ। वे ज़्यादा समय तक लोगों को दबाने में सफल नहीं हो पाए और फिर भी उन्होंने प्राचीन व्यवस्था को बनाए रखने की कोशिश की। तीसरा है कर व्यवस्था। राज्य में समुचित कर प्रणाली की व्यवस्था मेटरनिक ने ही की थी। ज़्यादातर करों का भार
निचली जनसंख्या को ही वहन करना पड़ता था। जैसा कि हमने पहले भी इतिहास में देखा है कि किस प्रकार से निम्न वर्ग के लोगों को ही कर देना पड़ता था और उन्हें धार्मिक कर, भूमि कर जैसे अनेक कर उन पर लगाए जाते थे। सीमा शुल्क की अतिवृद्धि में व्यापार वाणिज्य को हतोत्साहित किया। सीमा शुल्क यानी कि एक राज्य से दूसरे राज्य अगर आप जाते हैं तो आपको टैक्स देना पड़ेगा। इसके वृद्धि ने व्यापार वाणिज्य को हतोत्साहित किया, क्योंकि अगर कोई व्यापारी व्यापार कर रहा है और उसे अपने सामान को बेचने के लिए अलग अलग क्षेत्रों में जाना होता था, और अलग अलग क्षेत्रों में जाने के कारण उन्हें हर सीमा, जितने भी सीमा वो पार करेंगे उन्हें हर सीमा पर टैक्स देना होगा। तो इससे वे व्यापारी वर्ग काफ़ी नाराज हो गया और व्यापार वाणिज्य को हतोत्साहित किया। चौथा है समाचार पत्रों व भाषणों एवं जुलूसों पर प्रतिबंध। जैसा कि इतिहास में समाचार पत्रों या भाषणों या जुलूसों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, लेखन और साहित्य का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जिससे लोग जागरूक हो सके हैं। अतः मेटरनिख और फ्रांसिस को भी लगता था कि अगर लोग समाचार पत्रों के संपर्क में आए या जगह जगह पर भाषण दिया जाए तो लोग तो जागरूक होकर स्वतंत्रता की मांग करेंगे और अपने अधिकारों की मांग करने लगेंगे। इसीलिए उन्होंने क्या किया, इन सभी पर प्रतिबंध लगा दिया। स्वतंत्रता व क्रांति के विचारों से ऑस्ट्रिया साम्राज्य को बचाने के लिए समाचार पत्रों पर प्रतिबंध लगा दिया और भाषण और जुलूस व सभा पर भी रोक लगा दी गई। पाँचवा है विश्वविद्यालय व शिक्षण संस्थाओं पर कड़ी नज़र इसीलिए रखी जाने लगी क्योंकि विद्यालयों में भी शिक्षक जो होते हैं वो बच्चों को प्रोत्साहित करते हैं, उनके अधिकारों के बारे में, अपने मांगों के बारे में, इन सभी के बारे में उन्हें जागरूक करते हैं। तो इसीलिए उन पर कड़ी नज़र रखी गई कि बच्चों को ऐसी शिक्षा ना दी जाए जिससे वे आगे चलकर विद्रोह करें। तो इसीलिए विद्यालयों पर कड़ी नज़र रखी जाने लगी। मेटरनिख ने विद्यार्थियों को विदेशों में शिक्षा प्राप्त करने हेतु भेजना बंद कर दिया था तथा विश्वविद्यालयों और शिक्षण संस्थानों पर कड़ी नज़र रखी ताकि स्वतंत्रता व क्रांति की भावना का ऑस्ट्रिया में प्रवेश ना हो। अब हम पढ़ेंगे मेटरनिख की गृह नीति के परिणाम या दोष। प्रतिक्रियावादी गृह नीति के कारण ऑस्ट्रिया के कृषि उद्योग, व्यापार तथा शिल्प पर बुरा प्रभाव पड़ा। शोषण दमन से पीड़ित वहां की जनता में जहां एक ओर असंतोष था, वहीं क्रांतिकारी विचारों को रोकने में मेटरनिख असफल रहा। प्रतिबंधों के बावजूद भी विदेशों से आए क्रांतिकारी साहित्य जनता में विद्रोह की प्रवृत्ति पनपाते और विकसित करते रहे। इसके परिणाम स्वरूप ऑस्ट्रिया में 1830 और 1848 की क्रांतियाँ हुई। इसका गृह नीति के परिणाम यानी कि गृह नीति सफल नहीं हो पाया क्योंकि मेटरनिख ज़्यादा दिनों तक लोगों को दबा नहीं पाया, और जो बाहर से, जो विदेशों से जो क्रांतिकारी साहित्य आते थे या फिर क्रांतिकारी साहित्य जनता में विद्रोह की प्रवृत्ति को विकसित करते थे, इससे लोग आखिरकार जागरूक हुए और उन्हें अपनी मांगों और ऑस्ट्रिया की स्वतंत्रता, उन पर जो शोषण हो रहा था उसका विरोध करना शुरू कर दिया। अब हम देखेंगे मेटरनिख की विदेश नीति। पहला है इटली के प्रति। वियना के कांग्रेस के समझौते के अनुसार इटली के वेनिस और लोम्बार्डी प्रदेशों पर ऑस्ट्रिया का शासन स्थापित हो गया था। इस पर इटली के नेपल्स और पिडमॉन्ट नामक राज्यों में विद्रोह हो गया। 1848 में इटली के राज्यों ने ऑस्ट्रिया के विरुद्ध विरोध किया पर ऑस्ट्रिया सेनाओं को इटली ने कुचलकर संधि कर ली। युद्ध का हर्जाना देने पर ऑस्ट्रिया को बाध्य किया गया। तो वियना की कांग्रेस के समझौते के अनुसार इटली के वेनिस और लोम्बार्डी शहरों पर क्या हुआ था, ऑस्ट्रिया का प्रभाव हो गया था और उन्होंने अपना वहाँ शासन स्थापित कर लिया था। इस पर इटली के नेपल्स और पिडमॉन्ट राज्यों के जो लोग थे उन्होंने इसका विरोध कर दिया, और विरोध में अंत में क्या हुआ कि जो ऑस्ट्रिया के जो लोग आए थे उन्हें वहाँ से जाना पड़ा, और युद्ध के हर्जाने के रूप में ऑस्ट्रिया को बाध्य किया गया कि ऑस्ट्रिया को यहाँ जितने भी जनहानि हुई है उसका हर्जाना देना होगा। दूसरा है फ्रांस के प्रति। चूँकि फ्रांस क्रांति का अड्डा था, अतः मेटरनिख द्वारा वियना की कांग्रेस में फ्रांस पर अनेक प्रतिबंध लगाए गए जिससे वह उन्नति ना कर सके या फिर वहाँ के लोगों से या फिर वहाँ की स्थिति से अन्य देश के लोग या ऑस्ट्रिया के लोग प्रोत्साहित ना हो सके। तीसरा है रूस के प्रति। 1815 के पश्चात रूस में क्रांति की भावनाओं का प्रसार हुआ,
जब ग्रीस की जनता ने टर्की के सुल्तान के शासन का विरोध किया तो रूस ने ग्रीस को सहायता नहीं दी। चौथा है इंग्लैंड के प्रति। पहले ऑस्ट्रिया और इंग्लैंड में शत्रुता नहीं थी, पर 1818 में अन्य देशों के आंतरिक विषयों में हस्तक्षेप करने की नीति पर दोनों में भेदभाव हो गया। पांचवा है जर्मनी के प्रति। वियना कांग्रेस ने जर्मनी को 39 राज्यों का एक ढीला ढाला संघ बना दिया था। मेटरनिक ने 1810 में कालसंवाद नामक स्थान पर यूरोपीय शासकों का एक सम्मेलन बुलाया, जिसमें प्रेस, अध्यापकों, छात्रों आदि पर कड़े प्रतिबंध लगाए। मेटरनिक के इस कड़े नियम के कारण राष्ट्रीय भावनाओं को ठेस पहुंची। सातवां है स्पेन के प्रति। 1812 में सम्राट फर्डिनेंड सप्तम ने देश के संविधान को रद्द कर दिया। 1822 में स्पेन की क्रांति को कुचलने के लिए फ्रांस को अधिकार मिला। फ्रांस ने क्रांति को कुचलकर फर्डिनेंड सप्तम को सिंहासन पर बैठाया। उसके मृत्यु के बाद उसके भाई और पुत्री के बीच उत्तराधिकार के लिए संघर्ष हुआ। मेटरनिक ने उसके भाई का पक्ष लिया, परंतु उसकी पराजय हुई। तो ये थी मेटरनिक की विदेश नीति। अंततः क्या होता है, ऑस्ट्रिया के लोग जागरूक हो जाते हैं और लास्टली 1830 और 1848 की क्रांतियाँ होती है, जिसमें उनका गुस्सा साफ देखने को मिलता है और मेटरनिक का पतन हो जाता है। संपूर्ण यूरोप में 1830 और 1848 में क्रांतियाँ हुई। ऑस्ट्रिया में भी भयंकर घटनाएं घटी। आरंभ में मेटरनिक ऑस्ट्रिया और जर्मनी, इटली आदि को दबाने में सफल रहा, लेकिन ऑस्ट्रिया सहित पूरे यूरोप की जनता प्रतिक्रियावादी निर्दयी शासन से उब चुकी थी। इसलिए उन्होंने अपने राज्यों में अपनी शासन प्रणालियों के विरुद्ध संघर्ष किए। हंगरी में कौसुत नामक व्यक्ति के भाषण में उत्तेजित भीड़ ने 13 मार्च 1848 को मेटरनिक तथा सम्राट को महल के चारों तरफ से घेर लिया और मेटरनिक का नाश हो के नारे लगाए। परिणाम स्वरूप मेटरनिक को त्यागपत्र देना पड़ा और उसे भागना पड़ा। इस प्रकार से मेटरनिक का पतन हो गया। कोई भी क्रांति ना ही आकस्मिक होती है और ना ही कोई भी क्रांति के पीछे बहुत सारे लोगों का गुस्सा छिपा होता है, और क्रांति को कितना भी दबाने की कोशिश किया जाए, चाहे वो कुछ समय बाद या बहुत लंबे समय बाद, परंतु वो क्रांति सफल होकर ही रहती है और अंततः लोग अपनी जागरूकता के लिए, अपने मांगों के लिए सामने आते ही हैं। तो ऐसा ही कुछ मेटरनिक के युग में भी हुआ। प्रारंभ में मेटरनिक ने किस प्रकार से लोगों पर शोषण किया, उन्हें दबाने का प्रयास किया और वह सफल भी रहा, परंतु अंततः 1830 और 48 की क्रांति में जो क्रांतियाँ हुई उससे परिणाम निकला और मेटरनिक का अंत हुआ। इस प्रकार से मेटरनिक युग की समाप्ति हो गई। आई होप आपको चीज़ें समझ में आई हो। अगर आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। और जैसा कि आपके एग्ज़ाम नियर हैं तो प्रीवियस जो चैप्टर है उनका रिवीजन करें अच्छे से और ज़्यादा से ज़्यादा आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस करें। आई एम वेरी ग्लैड कि आपको चीज़ें समझ में आ रही है और ये चीज़ें आपको एग्ज़ाम में ज़रूर हेल्प करेगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन गुड बाय एंड टेक केयर।